नमस्कार, आज है दिसंबर का पहला दिन और दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। भारत को मिली G20 की औपचारिक अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारतीय परंपराएं वैश्विक चुनौतियों के समाधान के पक्ष में। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। भारत की अध्यक्षता में क्या होगा G20 का आगे का सफर। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग खत्म। पहले चरण के लिए 59% से ज्यादा मतदान। पिछली बार से मतदान प्रतिशत कम। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। केंद्र सरकार ने डिजी यात्रा की सुविधा का किया आधिकारिक लॉन्च। एयरपोर्ट में एंट्री, विमान बोर्डिंग के लिए आपका चेहरा ही होगा आपकी पहचान। मुंबई एयरपोर्ट पर सर्वर डाउन होने से हवाई अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़। चेक इन के लिए लंबी कतारें। लंबी मशक्कत के बाद अब सेवाएं बहाल। बाजार आज फिर नए शिखर पर बंद। निफ्टी 54 अंकों की तेजी के साथ 18,800 के पार पहुंचा। सेंसेक्स में भी रही करीब 200 अंकों की तेजी। आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त। यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ दूसरे दिन 2 गुना भरा। प्राइस बैंड 548 से 577 रुपए। और सोने चांदी में तूफानी तेजी। घरेलू बाजार में सोना 53,300 के पार। 1,200 रुपए से ज्यादा उछलकर चांदी 65,000 के करीब पहुंची। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा पूरे दिन की कहानी देख लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरी कहानी अपडेट। तो पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी श्रद्धा हत्याकांड खबरों में रहा। आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट आज पूरा हो गया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट 1 घंटा 50 मिनट तक चला। इस दौरान एक बार फिर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कई सवालों के जवाब उसने अंग्रेजी में भी दिए। वहीं कुछ सवालों के जवाब देने में आफ्ताब ने थोड़ा समय लिया, लेकिन सवाल दोहराए जाने पर उसने जवाब दिया। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला जज के एक वायरल वीडियो को लेकर सख्त आदेश दिया है। वीडियो एक राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का है, जो अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं। ये महिला उनके स्टाफ में काम करने वाली बताई गई है। आदेश जारी करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि वीडियो से इनकी प्राइवेसी के अधिकार की क्षति होने की संभावना है, इसलिए इसे फैलने से रोका जाए। हालांकि इस आदेश से पहले ही जज को सस्पेंड कर दिया गया था। कमर में क्यूआर कोड लगाकर वकीलों से बख्शिश लेने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के अर्दली निलंबित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल के आदेश पर उसे निलंबित किया गया। अर्दली की एक करतूत सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चीफ जस्टिस ने इसे गंभीरता से लिया और रजिस्ट्रार को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। आरोप है कि वो कोर्ट कैंपस में अपनी वर्दी पर पेटीएम का वैलेट लगाकर घूमता था। फुटकर न होने की दशा में उसी पर वकीलों से बख्शिश मांगता था। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर शामिल हुई। राहुल के साथ चल रही स्वरा भास्कर का वीडियो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। राहुल गांधी की इस यात्रा के 82 दिन पूरे हो चुके हैं। स्वरा भास्कर ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में राहुल गांधी को ज्वाइन किया। स्वरा पहले भी कांग्रेस की इस यात्रा का समर्थन कर चुकी हैं। इधर बीजेपी अब ये कहकर निशाना साध रही है कांग्रेस पर कि वो देश के खिलाफ बोलने वालों का साथ ले रही है। वहीं सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल शशि थरूर को मौत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। दिल्ली पुलिस की अपील पर हाईकोर्ट ने शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। आपको बताएं कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। मुंबई में दक्षिण कोरिया की महिला ब्लॉगर से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को
गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मुबिन चांद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी है। मुंबई के खार इलाके में जब पीड़ित महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तभी इन आरोपियों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने मनरेगा से जुड़े घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रांची में पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख रुपए की अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों में से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 लैंड पार्सल शामिल हैं। ये घोटाला झारखंड की खूंटी जिले का है। पूजा घोटाले के वक्त वहां डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थी। आरोप है कि बिना काम के ही मनरेगा योजना का पैसा निकाल लिया गया। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। सोने चांदी में बड़ी हलचल नजर आ रही है। एमसीएक्स पर सोना 53,700 के पार निकल चुका है। विदेशी बाजार में सोना $50 तक उछला है। सोने में इस तेजी की वजहें क्या हैं, जानते हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। मृत्युंजय, बताइए सोने में तेजी का मूल कारण। देखिए दीपक, मूल कारण तेजी का यह है कि एक तो यूएस फेड चेयरमैन ने साफ तौर पर यह संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी होंगी और उसका बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि डॉलर की कमजोरी उसके बाद थम नहीं रही है, लगातार गिरावट है और अभी अभी डॉलर 105 के नीचे भी लुढ़क गया है और 1% से ज्यादा की गिरावट इस वक्त डॉलर के इंडेक्स में दिख रही है। तो ये सबसे बड़ी वजह है जिससे सोने चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी आई है। और आपने जैसा कहा कि 800 रुपए भी गोल्ड के दाम बढ़े हैं, चांदी में 1200 रुपए की तेजी आई है और ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव $50 से ज्यादा बढ़ चुका है, $1800 प्रति औंस के ऊपर चला गया है। तो तूफानी तेजी है। वजह दो वजह साफ हैं। एक तो अमेरिका में ब्याज दरें कम बढ़ेंगी। कम बढ़ने का मतलब यह है कि पहले 75 बेसिस पॉइंट हर मीटिंग में बढ़ती थी दरें, अब उसको घटाकर 50 बेसिस पॉइंट करने की बात हो रही है दिसंबर की मीटिंग में। तो उससे मार्केट को बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल मिला है कीमतों के लिहाज से और जानकारों का मानना है कि ये तेजी अभी थमने वाली नहीं है। बेशक थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन आ जाए लेकिन गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं। और दिलचस्प ये है दीपक कि आज हमने एक बड़ा पोल भी किया है गोल्ड के ऊपर और तमाम जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने तेजी की बात कही थी। तो जी बिजनेस ने जो आज टारगेट दिया था गोल्ड का, वो पूरा का पूरा टारगेट भी हिट हो चुका है। बिल्कुल, टारगेट पूरा हुआ और जी बिजनेस अपने पोल्स के जरिए सटीक नजरिया अपने दर्शकों तक रखता है और उस पर आज एक बार फिर से मुहर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। भारत ने आज आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र सरकार ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट भी लॉन्च किया था। आज G20 की अध्यक्षता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय भारत की आध्यात्मिक परंपरा से प्रोत्साहित होने का है। उन्होंने कहा कि भारत की जो परंपराएं हैं वो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर काम करने की वकालत करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार कई ट्वीट्स किए और कहा कि हम समावेशी, महत्वाकांक्षी, एक्शन ओरिएंटेड और निर्णायक एजेंडे के आधार पर काम करना चाहते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को ज्यादा बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे सबसे बड़ी चुनौतियों का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। G20 की अध्यक्षता मिलने के क्षण को खास बनाने के लिए सरकार ने बहुत तैयारियां भी की हैं और सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक भारत अपनी अध्यक्षता में अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। पहली तैयारी बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में होगी। भारत इस बैठक को बड़े पैमाने पर करेगा। इसे अब तक की सबसे जो सभी बैठक हैं उसके मुकाबले ज़्यादा भव्य और बड़ा किया जाएगा। G20 की से जुड़ी हुई जो संबंधित सेल्फी पॉइंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो अट्रैक्ट करती है लोगों को, वो लोगों के लिए बनाए जाएंगे। ऑडियो वीडियोस के माध्यम से देश के नागरिकों के सम्मेलन के आयोजन की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। FM रेडियोज़ में भी प्रचार किया जाएगा।
तो G20 समिट में भारत का एजेंडा क्या होगा, इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान दक्षिणी एशियाई देशों के मौजूदा हितों और चिंताओं को दुनिया के सामने रखना चाहेगा। जयशंकर ने कहा कि हमें लगता है कि इन देशों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक और उभरती विश्व व्यवस्था में तकनीक के महत्व को रेखांकित किया गया है। वहीं G20 के लिए भारत के मुख्य समन्वयक वरिष्ठ राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध परिणामों को महसूस करने वाले विकासशील देशों को भारत की अध्यक्षता से बहुत उम्मीदें हैं। श्रृंगला ने कहा कि इन देशों को लगता है कि युद्ध की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पर हुए असर को भारत की अध्यक्षता में आवाज जरूर मिलेगी, उनकी परेशानियां जरूर सुनी जाएंगी। तो कुल मिला के चुनौतियां बहुत हैं भारत के लिए, और ये चुनौतियां कितनी महत्वपूर्ण होंगी और जिन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्या उन आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए करना होगा भारत को। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक और फॉरेन एक्सपर्ट एम्बेसडर विष्णु प्रकाश हमारे साथ हैं। एम्बेसडर विष्णु सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दुनिया की जो धुरी बने हुए जो बड़े और विकसित देश हैं, उनकी जगह अब भारत जैसी उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्था दुनिया का और खास तौर से G20 देशों का एजेंडा तय करेगी। कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए और सबसे बड़ी चुनौतियां आप क्या मानते हैं भारत के सामने? नमस्कार। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हमारे 75 साल की स्वतंत्र जब से हुए हैं, हमने कभी भी इतने प्रभावशाली जुट की ग्रुपिंग की अगुवाई नहीं की है। और इतना प्रभावशाली है ये ग्रुप क्योंकि 85% दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। और पर ये समय ऐसा है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बाली में कहा था कि जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया पे कहर बरपाया है। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो समावेशी विकास की जरूरत है। और भारत इस वक्त इस स्थिति में है कि अगुवाई कर सके। क्यों? इसलिए कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, पर जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, वो अभी कम है। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि अगले 20-25 साल भारत बड़ी तेजी से प्रगति करेगा, विकास होगा। और ये ऐसी स्थिति है जब भारत अगुवाई कर सकता है, क्योंकि जो जो दुनिया में जरूरतें हैं, खासतौर पे विकासशील देशों की जरूरतें हैं, उसमें भारत ने बहुत काम किया है और अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा किया है। तो यही भारत की शक्ति है और यही भारत की। और दूसरी एक और खास बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत एकमात्र विकासशील देश है जो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अख्तियार करता है। तो ये सब चीजें देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम है G20 के लिए। और भारत के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हम एक साल इस ग्रुपिंग की अगुवाई करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, अब G20 के बारे में दिलचस्प ये है कि जब इसकी अवधारणा आई थी तो शुरुआत में G20 को जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है और जो इसके सहयोगी देश हैं उनको गति देने के लिए तैयार किया गया था, न कि जो बहुत ही कठिन और जटिल जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनके मसलों के निपटान के लिए। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे G20 के ऊपर इन सब मुद्दों को भी निपटाने की अब नौबत आन पड़ी है और भारत बड़े नाजुक मौके पर इसकी कमान संभाल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध है, ताइवान को लेकर जो है एक अलग टेंशन्स हैं, चीन का जो आक्रामक रुख है उसकी स्थितियां अलग हैं, विश्व में जो आतंकवाद जो बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अब सुरक्षा और सामरिक संबंधी बातचीत को भी निपटाना होगा आपको। और इमीडिएट जो सबसे बड़ी चुनौती है वो तो युद्ध है ही, रूस यूक्रेन युद्ध। ऐसे में सर भारत के लिए अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ जो सुरक्षा संबंधी जो मसलों को निपटाने की जिम्मेदारी आई है, इसे कितनी बखूबी रूप से हम निभा पाएंगे सर? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो G20 का फोकस है वो आर्थिक विकास है, समावेशी और सतत विकास। जो सिक्योरिटी का पहलू है वो G20 के एजेंडा में इतना ऊंचा ऊपर नहीं है। और जहां तक यूक्रेन युद्ध का सवाल है या ऐसे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो इनके एजेंडा में अभी भी नहीं आते हैं। पर क्योंकि
यूक्रेन युद्ध या कोई भी बड़ी जब वैश्विक सिक्योरिटी इशू होती है तो उसका विकास पे फर्क पड़ता है, तो इसलिए उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर इस वक्त जो 6 बड़ी चुनौतियां हैं दुनिया के सामने विकासशील देशों के लिए खास तौर पे, वो है भोजन, ऊर्जा, जलवायु क्रिया, स्वास्थ्य, डिजिटल परिवर्तन। तो ये जो इस वक्त चुनौतियां हैं, इसे सब जूझ रहे हैं और भारत ने इन पे सब पे बहुत काम किया है। और ये भारत इस वक्त इस स्थिति में है कि इसमें अगुवाई कर सकता है, लीडरशिप दे सकता है, दिखा सकता है कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने किया है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास इस वक्त जो पहले भी विकासशील देश G20 की अगुवाई करते थे, पर कोई भी विकासशील देश के पास इतनी क्षमता नहीं है जो भारत के पास है। और वही हम करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने खास तौर पे कहा है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम आम सहमति बनाएंगे और वही हमारी काबिलियत है, वही हमारी ताकत है और इस पे मुझे लगता है कि हम पूरे उतरेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प जो डेवलपमेंट हुआ है सर, और ऑब्जर्वेशंस जो पूरी दुनिया में सामने आई हैं, वो आया है कि एक संयुक्त राष्ट्र, जिसे कहा जाता था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जो दुनिया के हर मसले को निपटाएगी, दुनिया को एक साथ लेकर आएगी, लेकिन हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए विवाद हों, युद्ध से जुड़े हुए विवाद हों, संयुक्त राष्ट्र के समझौते और जो विवाद निपटाने की जो क्षमता है और जो पूरा ढांचा है, उसकी प्रासंगिकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा सर। तो ऐसे में एक ऑल्टरनेटिव मंच की दरकार थी पूरी दुनिया को। G20 वो भी भारत की अगुवाई में क्या उस खालीपन को भर पाएगा सर? ये एक बहुत ही जटिल समस्या है दुनिया के सामने, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आज वो इनइफेक्टिव हो गई हैं, वो पैरालाइज्ड है बिल्कुल, क्योंकि दुनिया 2 गुटों में बढ़ गई है। और जो अमेरिका और चीन के बीच में जो टकराव है, उसके कारण अब किसी भी चीज पे आम सहमति, कंसेंसस होना या एग्रीमेंट होना तकरीबन नामुमकिन है। और इस तनाव के कारण ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ और बाकी संस्थाएं हैं, ये कुछ कर नहीं पाती हैं। तो इसलिए ये स्थिति, जब तक बड़ी ताकतें एक जुबान में नहीं बोलेंगी, इकट्ठे बैठ के काम नहीं करेंगी, तब तक कोई भी संस्था नई भी बना लें, तभी वो संस्था चलेगी नहीं। क्योंकि जो ताकत है, मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो तो बड़ी देशों, सबसे विकसित देशों के साथ है। पर जब विकसित देश 2 गुटों में बच जाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको सुलझाना कोई आसान काम नहीं होगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं, करते रहेंगे। पर देखिए, आप यूक्रेन युद्ध भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी पिछले 8 महीने से शांति की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, पर जब तक ये बड़ी ताकतें खुद निश्चय नहीं करेंगी, तब तक इसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। हालांकि जो भारत का नजरिया है उसको एको जरूर करते हैं सब, हर कोई। आप देखिए बाली में भी जो समझौता आया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो शब्द थे, उन्हीं की छाप दिखी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितने बड़े आप पावर्स से बात कर लीजिए, हर किसी का लाइन जो है वो कोशिश यही रहती है, कम से कम डिप्लोमेटिक लाइन जो होती है वो यही होती है कि ये युग जो है वो युद्ध का दौर नहीं है। तो इस तरह से भारत ने अपनी बात को दुनिया की जुबान में पहुंचाने का काम जरूर किया है, लेकिन क्या वो सोच में परिवर्तित हो पाएगा? अगला भारत का यही लक्ष्य होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर मेरा, अभी G20 की हमें मेजबानी मिली है और बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने दर्शकों को भी हम बताएं कि अगले साल SCO संगठन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गुट है, मंच है, उसके अध्यक्ष के रूप में भी SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी हम करने वाले हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट मंच सर, और इसमें भारत की लीडरशिप, वैश्विक मंच पर आप भारत की जो कद है और जो से है, उसे कैसे आंकते हैं?
देखिए, अब एक साल अगर मैं कहूं कि दुनिया की निगाहें भारत पे होंगी, तो मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं। एब्सोल्युटली सर। और ये समय है जो भारत की की जो कल्चरल हेरिटेज है, भारत की इकोनॉमिक माइट है, भारत की जो भारत के पास स्ट्रेंथ है, उसको शोकेस कर सकें। और जो सबसे बड़ी बात हो रही है, जो मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, कि आमतौर पे जब G20 या ऐसे समिट होते हैं दुनिया में, देशों में, तो ये बड़े इलीटिस्ट होते हैं, अभिजात वर्ग के लिए होते हैं। पर भारत के लिए ये जन आंदोलन बन रहा है। और जिस तरह से सरकार सबको लेके साथ चल रही है, सार्वजनिक उत्सव बना रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि सब हमारे 50 शहरों में ये मीटिंग्स होंगी, 200 इवेंट्स होंगे, और दुनिया देख पाएगी कि भारत की क्या शक्ति है, भारत किस काबिल है, भारत की संस्कृति की कितनी विकास हुई है, आर्थिक विकास क्या हुआ है। तो ये समय है भारत को दर्शाने का, और हम बखूबी दर्शाएंगे। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत खास तौर से मोदी रिजीम में जो किसी उत्सव के रूप में अगर किसी जिम्मेदारी को मनाने की जो परंपरा है वो चल पड़ी है। आज भी हमने देखा कि G20 की मेज़बानी मिलने के बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय धरोहर हैं यूनेस्को की, वहाँ पर, और जो हमारी भी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको बाकायदा लाइट से चमकाया गया है, ताकि लोग भी इन्वॉल्व हो पाएं कि G20 की मेज़बानी अगर भारत को मिली है तो भारत के प्रधानमंत्री या पीएमओ को नहीं मिली है, वो इस देश के एक एक व्यक्ति को मिली है। इस तरह का इन्वॉल्वमेंट वो चाहते हैं, ताकि वो आइडिया जो है वो एक एक आदमी तक पहुंचे। ये एक, और इससे हर एक नागरिक को गर्व महसूस होता है। यस सर। और एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होती है। ये बहुत बड़ी बात है। यस सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसीलिए भारत कह रहा है कि हमारा जो अनुभव है, ज्ञान है, हम वो दूसरों के लिए टेम्पलेट बना के छोड़ के जाएंगे, खासतौर से विकासशील देशों के लिए और दुनिया के उन देशों के लिए जिनकी बात अक्सर अनसुनी कर दी जाती थी। तो सिर्फ G20 के ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने एक तरह से G20 के बाहर की भी जो देश हैं जिनकी बात अक्सर नहीं सुनी जाती, उनकी आवाज बनने का भी एक इंपॉर्टेंट मैसेजिंग कर दी है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी इस जिम्मेदारी को भारत पूरी ताकत के साथ और जोशो खरोश के साथ निभाएगा और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। थैंक यू सो मच सर, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला सर, शुक्रिया आपका। चलिए अब बात करते हैं गुजरात चुनाव की। तो गुजरात विधानसभा का चुनावी समर शुरू हो गया है और गुजरात के रण का पहला पड़ाव यानी कि पहले चरण का मतदान आज पूरा हुआ। कुल 182 सीटें गुजरात में और उनमें से 89 सीटों पर वोट डाले गए। राज्य के 19 जिलों में फैली हुई इन सीटों पर कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आज पहले चरण के लिए हुए मतदान में 59% से ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि ये वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के मुकाबले में काफी कम है। पिछली बार 67.23% के आसपास हुई थी। हालांकि ये 59 का आंकड़ा जो है, अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी बता रहे थे कि थोड़ा बढ़ भी जाएगा, तो शायद 61-62 तक जाए, लेकिन उसके बावजूद पिछली बार से कम है। लोगों ने इस बार अब ये सुस्ती क्यों दिखाई, ये तो अब थोड़ा सा विचार का विषय है। लेकिन सबसे ज्यादा नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा सीट पर वोटिंग हुई है और यहां पर अगर आप सीट देखेंगे, वोटिंग देखेंगे तो 85.42% यानी कि लगभग 85.86 के आसपास जो है फीसदी वोट पड़े हुए हैं। और सबसे कम अगर देखें तो कच्छ जिले की गांधीधाम सीट पर लगभग 54-53 के आसपास जो वोटिंग है वो दर्ज की गई है। इस बार देखें तो सबसे ज्यादा तापी जिले की निजार सीट पर भी अच्छे खासे वोट पड़े हैं, 77.87% वोट पड़े हैं। और वहीं कच्छ जिले की गांधीधाम सीट पर अगर आप देखें तो 40% से भी कम वोट डाले गए हैं। तो पहले चरण की जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है उसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल हैं, अल्पेश ठाकोर हैं, आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया हैं, बीजेपी की रिवाबा जडेजा इसमें शामिल हैं।
और इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, रवि त्रिपाठी, और राजकोट से अश्विनी कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले अश्विनी के पास चलते हैं और अश्विनी से जानते हैं दिन भर का हाल और जो वोटिंग हुई है इसके क्या मायने हैं। अश्विनी, जरा तस्वीर आज की बताएं, पूरी राजनीतिक तस्वीर आज की वोटिंग की, कि आज की वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो नेक्स्ट चरण है अब उसके क्या मायने हैं राजनीतिक दलों के लिए। देखिए, 89 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। जैसा आपने बताया कि 788 जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों की, उनकी किस्मत अब मतपेटी में कैद हो चुकी है। पिछली 2017 के चुनाव के मुकाबले इस बार जो है वोटिंग कम हुई है। 60.20% पूरे गुजरात में हुई है वोटिंग, जो सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात है। ऐसा कहा जाता है कि सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में जिस पार्टी का कब्जा होता है, यानी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सीटें पाता है वही गुजरात की गद्दी पर जो है बैठता है, वही गुजरात की सत्ता में जाता है। यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा, वोट का जो आंकड़ा कम हुआ है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी यही मान रहे हैं कि वोट का आंकड़ा जो कम हुआ है ये जाहिर सी बात है पार्टियों के लिए नुकसान की बात है। लगातार इस बार का जो चुनाव है, जो प्रचार है, प्रचार में थोड़ी निराशा जो है हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आती थी। भीड़ 2017 की तुलना में कम थी, भीड़ आती थी लेकिन 17 की तुलना में कम थी। इसी बात का डर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी लग रहा था कि एक तरह से जो उत्साह दिखना चाहिए मतदाताओं में वो कम दिखाई दे रहा है और उसका असर वोट पर भी पड़ा है। यहाँ पर मैं राजकोट में हूँ इस वक्त। आपको बता दें कि राजकोट की 8 सीटों पर जो है वोटिंग हुई है। जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें से 7 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं, 1 सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है। पाटीदार वोटर यहाँ जो है बड़ी संख्या में है और यही पाटीदार जो यहाँ से सूरत में जाकर बसे हैं, सौराष्ट्र के पाटीदार, जहाँ से करीब 27 कॉरपोरेशन की सीटें आम आदमी पार्टी को जो है नगर पालिका के चुनाव में मिली थी। इसी वजह से जो पाटीदार है सौराष्ट्र का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उन्हें अपने खेमे में लाने की एक चुनौती थी। 2017 में ये पाटीदार जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के चलते बीजेपी से थोड़ा जो उनका समर्थन था वो खिसका था। नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी 2017 में 99 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी का ये दावा है कि वो बहुत जगहों पर जो वोट कटे थे 2017 में वो उसे वापस अपने पाले में ला पाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि ये 8 तारीख को तय हो जाएगा कि कितनी कामयाबी किस पार्टी को मिली है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी जो है पाटीदारों को अपने पक्ष में करने की बहुत बड़ी कवायद की, जो हम वोट में देख भी पा रहे हैं कि कुछ हद तक उन्हें उसका फ़ायदा मिला है। हालांकि ये जीत का प्रतिशत या जीत में कितना कन्वर्ट होगा ये जो है देखना होगा। आपको बता दें कि लगातार सुबह से जब हम पोलिंग बूथ पर थे तो कुछ समय के लिए जो है वोटरों की संख्या जो है बढ़ी, लेकिन पूरे दिन बहुत ज़्यादा संख्या नहीं रही। शुरुआत में जो मॉर्निंग वॉक पर ख़ासतौर पे जो लोग जाते हैं वो सीधा पोलिंग बूथ पर पहुँचे, उन्होंने जो है अपना मतदान दिया। जैसा हम कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो सुबह के जो मॉर्निंग वॉकर्स थे खासतौर पे शहरी इलाकों में, उन्होंने जो है वोटिंग की। इसके बाद धीरे धीरे पोलिंग बूथ पर संख्या कम नज़र आने लगी। इस मामले में तापी जिला जो काफ़ी अच्छा प्रतिशत रहा, करीब 72 जो है फीसदी वोटिंग हुई है और सबसे कम पोरबंदर जिले में करीब 53% वोटिंग हुई है, जबकि राजकोट में 57% वोटिंग हुई है। करीब शाम को 3 बजे के आसपास 45 से 46% था, तो ऐसा लग रहा था कि 50% जो है डाक पाएंगे या नहीं, लेकिन आखिरी में वोटर्स आए और 57% तक जो है राजकोट में वोटिंग हुई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें 89 विधानसभा पे आज जो वोटिंग हुई है वो 60% के करीब हुई, जो पिछले दफ़ा के मुकाबले कम है। और यही तमाम पार्टियों के लिए इस वक्त चिंता का विषय है कि आखिरकार जाहिर है कि वोटर अगर ज़्यादा आएंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं कम मार्जिन से जीतने की जिनकी संभावना है, उनकी संभावना और अपने तरीके से एनालिसिस होता है। कोई पार्टी कहती है कि जब जनता को भरोसा होता है मौजूदा सरकार पर तो वो एक तरह से निश्चिंत होते हैं, तो थोड़ा उत्साह भी कम दिखता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर पार्टी को जिताने का किसी उत्साह हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं। तो अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एनालिसिस करती हैं, लेकिन
रिजल्ट के दिन पता चल पाएगा कि इस वोटिंग परसेंटेज की असली तस्वीर क्या है। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ। रवि त्रिपाठी, आपका एनालिसिस क्या है आज की वोटिंग को लेके? देखिए, चुनाव को लेकर अगर बात एनालिसिस की करें तो पिछले चुनाव से उसको कंपेयर करेंगे। आपके पिछले चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज था लगभग 70% के आसपास, 69% के आसपास वोट शेयर गया था। हालांकि अभी भी सेकेंड फेज का मतदान होना बाकी है, दोनों का एवरेज मिला के वोटिंग परसेंटेज देखा जाएगा। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, ये माना जा रहा है कि 64% के आसपास जाएगा। पूरा आंकड़ा आते आते भी आंकड़े कई जगह से आने बाकी होंगे। फाइनल आंकड़ा 63 से 64% के आसपास जाएगा, लेकिन फिर भी आंकड़ा 5% के आसपास कम है। अगर पिछली बार की बात करें तो 2012 और 2017 के बीच का जो अंतर था, 2012 में 72% वोटिंग हुई थी, 2017 में 69% के आसपास वोटिंग हुई। और अगर इस बार फिर वोटिंग कम हो रहा है, यानी ये निराशा का भी संकेत देता है, बहुत उत्साह का संकेत नहीं देता है। बहुत निराशा का, सरकार के प्रति बहुत निराशा होती है। लोग वोटर जो है वोट देने को लेकर बहुत उत्सुकता नहीं होती है, चाहे हराने या जिताने, दोनों स्थिति में बहुत ज़्यादा उत्सुकता वोटर में नहीं होती है। लेकिन देखिए, बीजेपी ये मान के चल रही है कि वोट का जो डिवीजन होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन कई जगह मैं देख के आ रहा हूं कि कई जगह वोटर जो है कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जहां लगता है बीजेपी को कांग्रेस हरा रही है, तो जो विपक्ष का वोट है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। जहां लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है, वहां आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, और आंकड़ा भी यही कहता है। देखिए, अगर पिछले 2002 से आप आंकड़ा देखेंगे बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो 2002 में 127 सीट बीजेपी जीत कर आई, जब गोधरा कांड के बाद की बात करें तो। और उसके बाद से लगातार बीजेपी का सीट घटता गया। 2017 में आपको 121 हुआ, उसके बाद 2007 में 121 हुआ, 2012 में 116 हुआ, 2017 में आपने देखा कि 99 का आंकड़ा आप पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं सीटें धीरे धीरे कम होती चली गई हैं। तो वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए अलार्मिंग भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक बेस बनाया है, और जो गरीब तबका है, जो पूर्वांचल के लोग हैं, चाहे जो ट्राइबल तबका है, उसमें आम आदमी पार्टी की पकड़ देखी जा रही है। तो चैलेंजेज है, अगर वोट कम हुआ है तो क्या नोटा को ज़्यादा गया है, क्या नाराज़गी की वजह से ये वोट परसेंटेज गया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि सरकार ठीक चल रही है, चलने दो, तब भी वोट परसेंटेज कम होता है। क्योंकि कई बार आंकड़े चेंज होते हैं। मैंने बिहार में देखा कि वोट परसेंट ज़्यादा हुआ तब भी सरकार को फ़ायदा हुआ, कम हुआ तब भी सरकार ज़्यादा सीट के साथ आई। तो इसको बहुत ज़्यादा आकलन आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गुजरात में स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। बीजेपी के लिए टफ फाइट है। बीजेपी को यही उम्मीद है कि अगर वोट का डिवीजन होता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अपोजिशन का वोट बांटती हैं, चाहे वो सूरत हो, चाहे सौराष्ट्र हो, चाहे दक्षिण गुजरात हो, तभी उसको फायदा होता हुआ दिख रहा है। और एक बात और कि मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा कई इलाकों में। जैसे मैं अभी नर्मदा जिले में था, जहां सरदार सरोवर डैम भी है, और साथ साथ सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची इमारत, उनकी मूर्ति भी है। तो उस जगह पे मैं जो लोगों की नाराज़गी देख रहा था, जो ट्राइबल इलाका है, बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है सरदार पटेल की मूर्ति वहाँ बनाना, उसके बाद उस इलाके को टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप करना। साथ साथ द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी तो ये कहा गया कि बीजेपी ने टारगेट किया है गुजरात में जो ट्राइबल वोटर हैं। 27 सीटें हैं, देखिए ट्राइबल्स की 27 सीटें हैं गुजरात में। 40 ऐसी सीटें हैं जहां ट्राइबल वोटर उसको प्रभावित करता है, और ये आमतौर पे बीजेपी के एंटी रहा है। लोकसभा में तो बीजेपी सीट जीत जाती है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस हमेशा एज लेती रही है। एक आध बार को छोड़ दे तो 95 में, चाहे 90s में छोड़ दे, तो लगातार कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त रहा है। पिछली बार भी 2-4 सीट से बीजेपी से कांग्रेस आगे थी, हालांकि बाद में कुछ विधायक टूट के बीजेपी के साथ आ गए। तो वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि अगर ट्राइबल इलाका और रूरल इलाका फिर से बीजेपी के खिलाफ जाता है, तो बीजेपी को 90 और 100 के बीच में ही आंकड़े में फंसे रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा की उम्मीद करना, जो 120, 22-25 की उम्मीद बीजेपी कर रही है और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही है, वैसी स्थिति जमीन पर दिखाई नहीं दे रही अभी। वाकई में बिल्कुल सही कहा आपने कि इन वोटिंग परसेंटेज का क्या मायने हैं, ये तो अब 8 दिसंबर को ही पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि त्रिपाठी आप जुड़े, और अश्विनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज दिसंबर की पहली तारीख है, और महीने की पहली तारीख से कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। गैस सिलेंडर के दाम से लेकर ट्रेन के टाइम टेबल तक क्या क्या बदलाव हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
1 दिसंबर से कई तरह के बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव आज से आपके लेन देन में होगा। आरबीआई ने रिटेल के लिए डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट के लॉन्च की घोषणा कर दी है। फिलहाल रिटेल के लिए डिजिटल करेंसी को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। दूसरे चरण में 9 और शहरों को इससे जोड़ा जाएगा। इससे पहले आरबीआई ने 1 नवंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत होलसेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर ही रिटेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी नाम दिया गया है। आरबीआई ने ई-रुपी के लिए 8 बैंकों को चुना है। इसमें शुरुआती यानी पहले चरण में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल होंगे। आगे के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को शामिल किया गया है। दिसंबर से एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बदल गया है। खासकर पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए पीएनबी ने आज से एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। आज से एटीएम में कार्ड लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट होगा। इस ओटीपी को एटीएम स्क्रीन पर एंटर करने के बाद ही आप पैसे विथड्रॉ कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप इस महीने ट्रेवल करने वाले हैं तो ट्रेनों की टाइमिंग जरूर चेक कर लें, क्योंकि सर्दी में लगने वाले कोहरे की वजह से रेलवे कई ट्रेनें कैंसिल कर सकता है और कई ट्रेनों की टाइमिंग भी बदली जाती है। आज से लागू हुए दूसरे बदलावों की बात करें तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ने वाले हैं। हालांकि ये कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे जिनमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है। कंपनी ने 1 दिसंबर से 2 व्हीलर की कीमतों में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज डिजी यात्रा की सुविधा को लॉन्च कर दिया है। इस तकनीक के साथ एयरपोर्ट में एंट्री, विमान बोर्डिंग सहित सभी चौकियों पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों की एंट्री ऑटोमेटिक तरीके से होगी। क्या है डिजी यात्रा और कैसे ये आपका ट्रैवल करेगी स्मूथ, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने आज डिजी यात्रा सुविधा का आधिकारिक लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसका ट्रायल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 15 अगस्त को किया गया था। इस सुविधा से हवाई यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। खासतौर पर कोरोना महामारी के बाद तो ये सुविधा और भी ज्यादा सुरक्षित और समय की बचत करने वाली साबित होगी। डिजी यात्रा सरकार की ओर से दी जा रही एक सुविधा है। ये सेंट्रलाइज्ड मोबाइल वॉलेट आधारित आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म की तरह है। यानी जब यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वो इस सुविधा के जरिए सिर्फ चेहरा दिखाकर एंट्री पा सकते हैं। डिजी यात्रा को देश भर में लागू किया जाना है। हालांकि पहले चरण में इसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, साइबर सिटी बेंगलुरु और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लागू किया गया है। अगर आप भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो जान लीजिए कि इस सुविधा का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। डिजी यात्रा का एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप है और इस ऐप पर आप अपनी सारी जानकारी भर देंगे। आपकी जानकारी का पहले ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। यहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद एक ओटीपी आएगा और इसे भरने से आप लॉग इन कर पाएंगे। इसके बाद जब भी आप हवाई यात्रा करेंगे तो हवाई अड्डे पर जाने से पहले वेब चेक इन के दौरान अपना टिकट इस ऐप पर डाउनलोड करना होगा। अब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आपके चेहरे के आधार पर ही आपका चेक इन हो जाएगा। यानी इससे आपके समय की बचत तो होगी ही, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी उपयोगी साबित होगा। यही नहीं, जब आप बोर्डिंग के लिए जाएंगे तो उस दौरान भी आपके फेस स्कैन करने पर ही आप आसानी से बोर्डिंग कर पाएंगे। डिजी यात्रा का फायदा ये भी है कि आपको ज्यादा कागज साथ रखने का झंझट नहीं होगा। इसके अलावा बार बार वेरिफिकेशन की परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और डिजी यात्रा की सुविधा काम कैसे करती है ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे। आज से आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास होगा। जी बिल्कुल सही कहा मैंने, आपका चेहरा आपका बोर्डिंग पास होगा। सरकार ने आज से 3 एयरपोर्ट्स पर यानी कि दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी के एयरपोर्ट्स पर ये डिजी यात्रा सेवा शुरू कर दी है। और डिजी यात्रा की सेवा में ये साफ कहा गया है कि आप एक ऐप को डाउनलोड करेंगे, उस ऐप के अंदर अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डिटेल्स भरेंगे, उसको आधार के साथ लिंक करेंगे, ओटीपी के साथ उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा का जो डिटेल है यानी कि जो आपका वेब चेक इन का पासवर्ड है, वो वेब चेकिंग का जो बार कोड है वो उसको अपलोड कर देंगे ऐप पे।
और इसके साथ जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो पहला काम होगा, इस गेट पे आपको स्कैन करना होगा। इस गेट पे स्कैनिंग के बाद आपको जो है गेट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद दूसरे स्टेप की जो स्कैनिंग होगी वो होगी सिक्योरिटी की। उस जगह पर आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फेस स्कैन करना है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। इसके बाद अगले चरण में, यानी कि तीसरा जो चरण होगा आपके फेस स्कैनिंग का होगा आपके बोर्डिंग के दौरान, यानी कि 3 चरणों की स्कैनिंग होगी, जिसमें आपको सिर्फ पहली बार में अपना जो ऐप है उसको ही स्कैन करना होगा। इसके अलावा बाकी दोनों स्कैनिंग के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ उस वे से गुजरना है जहां पे जो कैमरा है, जो एप्लीकेशन है, वो आपका चेहरा डिटेक्ट करेगा और आपको एंट्री दे देगा। यानी कि कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया में जो नॉर्मली लगने वाला समय था वो घटेगा। इसके साथ साथ पूरी प्रक्रिया जो है वो सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस होगी। अगर हम ये देखें तो इसके पहले जब आपने यात्रा की थी जो कि मैनुअल था, और अब इसमें आपको क्या लगा, कुछ फर्क पड़ा है, कुछ समय कुछ बचा है? मुझे लगता है आगे जाके बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो सबसे ज़्यादा हमारे को टाइम लगता था सिक्योरिटी चेक वगैरह में, एंड आफ्टर दिस थिंग मेरे को लगता है कि टाइम कम लगेगा। तो यात्री खुश हैं, उनका समय बच रहा है, उनको बार बार की चेकिंग से, बार बार के डॉक्यूमेंट दिखाने से राहत मिल रही है, ये उनके लिए अच्छी बात है। कैमरामैन रितेश के साथ अमरीश पांडे, जी मीडिया। 5G की तैयारी कर रहे देश में 3G और 4G के ग्राहक खराब नेटवर्क से परेशान हैं। बीते कुछ दिनों में जियो के नेटवर्क के आउटेज से लेकर वोडाफोन और एयरटेल के ग्राहकों ने खराब नेटवर्क की शिकायतें की हैं। जी बिजनेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक सर्वे भी कराया ताकि ये साफ हो सके कि आखिर खराब नेटवर्क की खबरें सिर्फ अफवाह हैं या हकीकत भी। हमारे सर्वे पर लोगों ने बढ़ चढ़कर जवाब दिए और ज्यादातर लोगों ने ये माना कि उनकी नेटवर्क सर्विस की दिक्कतें बढ़ी हैं। तो आखिर क्या वजह है खराब नेटवर्क की? क्या 5G की तैयारी कर रही कंपनियां 4G और 3G ग्राहकों की सर्विस को नजरअंदाज कर रही हैं या मामला कुछ और है? देखिए इस रिपोर्ट में। रिलायंस, जियो और एयरटेल ने देश के कई शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि ऐसा डर है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 5G बैंड से हवाई जहाजों में नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट के पास के इलाकों में 5G सेवाओं के लिए बेस स्टेशन नहीं बनाने के लिए कहा है। अचरज ये है कि सरकार ने इससे जुड़ी चिंताओं को पहले खारिज किया था, लेकिन अब खुद कंपनियों को एयरपोर्ट्स पर बेस स्टेशन बनाने के लिए मना कर दिया। दिक्कत एयरपोर्ट से ही जुड़ी नहीं है। बीते कुछ वक्त से आम यूजर्स नेटवर्क संबंधी शिकायत कर रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत हाल ही में जियो के नेटवर्क में देखने को मिली, जब मंगलवार को नेटवर्क ही ठप हो गया। आम यूजर्स ने सोशल मीडिया पर आकर शिकायत की तो काफी वक्त बाद सेवाएं शुरू हो पाई। इसी साल फरवरी में मुंबई सर्किल के कई इलाकों में जियो की सर्विस ठप पड़ गई थी। ताजा आउटेज क्यों हुआ, इसका कोई स्पष्ट कारण कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इस तरह की चर्चा जरूर हो रही है कि कंपनी की ओर से 4G टावर्स को 5G में माइग्रेट करने की प्रक्रिया की वजह से ऐसा हो रहा है। जी बिजनेस भी आउटेज के 5G कनेक्शंस के दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन शिकायतों के बाद हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर सर्वे जरूर किया। लोगों ने शिकायत की कि रिलायंस, जियो ही नहीं बल्कि एयरटेल जैसी कंपनियों की सेवाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं। कई लोग कॉल ड्रॉप की परेशानी झेल रहे हैं तो कई यूजर्स फोन तक नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों को मैसेज करने तक में समस्या आ रही है। यूजर्स सोशल मीडिया पर भी इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कंपनियां कोई रिस्पांस नहीं दे रही हैं। खबर लिखे जाने तक जी बिजनेस के सर्वे में हजारों लोगों की प्रतिक्रिया आ चुकी है, जिसके रिस्पांस में ज्यादातर यूजर्स नेटवर्क की समस्या से परेशानी की बात स्वीकार कर रहे हैं। जी बिजनेस ने टेलीकॉम कंपनियों से भी नेटवर्क समस्या को लेकर ईमेल के जरिए सवाल पूछा, मगर खबर लिखे जाने तक उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कंपनियां ये नहीं बता रही हैं कि 3G और 4G सेवाएं क्या अचानक प्रभावित हुई हैं या ये आम समस्या है। ये भी पड़ताल का विषय है कि क्या 5G सेवाओं के ट्रायल के चलते 3G और 4G की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए ताकि 5G को लेकर आम लोगों के मन में कोई आशंका से भरी धारणा जन्म न ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो दिन दूर नहीं जब महज एक चिप से जन्म से अंधे लोग देख पाएंगे और पैरालिसिस से जूझ रहे लोग चल पाएंगे। ये दावा किया है दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क ने। मस्क ने दावा किया है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक अगले 6 महीनों में इंसानी दिमाग में चिप लगाने का एक ट्रायल भी शुरू करने की तैयारी में है। देखिए इस रिपोर्ट को।
2021 में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक बंदर गेम खेलता हुआ नजर आया। इस पर कंपनी ने दावा किया था कि उसने बंदर के दिमाग में एक चिप इम्प्लांट की है, जिसके जरिए वो सिर्फ सोच कर ही गेम खेल पा रहा है। अब एलन मस्क कह रहे हैं कि वो इस चिप का ह्यूमन ट्रायल करने के लिए तैयार हैं और अगले 6 महीनों के भीतर इसे शुरू किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट पर अपडेट देते हुए मस्क ने दावा किया कि न्यूरालिंक ने एक वायरलेस ब्रेन चिप इंटरफेस बनाया है जो दिव्यांगों को चलने में मदद कर सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये नेत्रहीनों को देखने में भी मदद कर सकता है। हालांकि मस्क ने साफ किया है कि वो ह्यूमन ट्रायल्स तभी शुरू करेंगे जब वो इसे पूरी तरह से कारगर बना लेंगे। मस्क ने कहा है कि उन्हें जल्द ही FDA से अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक इस चिप के कई ट्रायल कर चुकी है। कंपनी ने अब तक जानवरों पर इस चिप का ट्रायल किया है। मस्क ने न्यूरा चिप को 2016 में शुरू किया था। इस कंपनी के जरिए मस्क एक ऐसा चिप तैयार करना चाहते हैं जिसके जरिए इंसान जटिल इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को कंट्रोल कर सके। सिर्फ यही नहीं, वो इस चिप के जरिए अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई का मोस्ट अवेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट MTHL यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का 85% काम पूरा हो चुका है। 2023 में इस पर गाड़ियां दौड़ती नजर आ सकती हैं। इस ब्रिज को किस टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, क्या लागत है, इस जैसे तमाम विषयों पर प्रोजेक्ट साइट पर टाटा प्रोजेक्ट्स के अर्बन इंफ्रा प्रेसिडेंट राहुल शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। हालांकि ये बातचीत के कुछ अंश हैं। आप पूरी बातचीत को देख सकते हैं प्रॉपर्टी प्लस में सोमवार को शाम 4:26 पर। उधर शिवड़ी है और इधर नावा शेवा है। ये जो शिवड़ी से ब्रिज चलता हुआ आ रहा है और ये जो पोर्शन है येलो लेडर जहां आप देख पा रहे हैं, इसके बाद से समुद्र के बीच में टाटा प्रोजेक्ट काम कर रही है और इसके बाद से करीब 7 किलोमीटर अंदर तक यानी नावा शेवा की तरफ टाटा प्रोजेक्ट का ये सेक्शन है और उसके बाद फिर LNT का सेक्शन आ जाता है समुद्र से बीच तक यानी लैंड तक। तो सिर्फ बीच के पोर्शन को हम देख रहे हैं। अभी तक आपने जैसे कि देखा कि काफ़ी कुछ काम हो चुका है और काफ़ी कुछ जारी है। वैसे आपका जो पोर्शन है सर, उसमें कितना प्रतिशत काम हो चुका है और कितना आप उम्मीद करते हैं कि बचा हुआ है? अभी तकरीबन 85% काम हो चुका है। आपके पोर्शन का या हमारे पूरे ब्रिज का? नहीं, तकरीबन सभी सेक्शंस उसी पेस पे चल रहे हैं। तो सितंबर अगले साल तक तकरीबन हमारा तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन बाकी के पैकेजेस भी खत्म हो जाएंगे। सितंबर 2023 की डेट है जब ये ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आपका जो पोर्शन है सर, उसकी लागत क्या है और टोटल क्या उसकी कॉस्ट आएगी? ये सेक्शन की कॉस्ट तकरीबन 5,700 करोड़ की है। 5,700 करोड़ की जो टाटा प्रोजेक्ट कर रहा है। तो क्या इसकी जो 2018 में जब आपने बिड किया था उसके बाद से अब तक इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्या हुआ है? हाँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस वेरिएशन होता है। जो आपके स्टील, सीमेंट जो आइटम्स होते हैं उसमें जो प्राइस इंक्रीजेस रहते हैं वो इंडेक्स के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलते रहता है। या कभी फॉरेन एक्सचेंज का कुछ कंपोनेंट हुआ कि हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो अगर रुपये के फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो कुछ भी वेरिएशन आता है वो भी मिलता है। ओके, यानी जो 5,700 करोड़ का आपने पूरा बिड किया है उसमें जो भी डिफरेंस आएगा करीब 13% की आसपास बताया आपने कि वो भी इसमें शामिल होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये स्टील का पूरा एक तरह से प्लेटफॉर्म है जो कंक्रीट के सेक्शंस को उठाकर ऊपर फिट करता है। ये सवाल आता है जहन में कि आखिर कितना स्टील इस पूरे आपके पोर्शन में लग रहा है, ओवरऑल प्रोजेक्ट में कितना स्टील लग रहा है, कंक्रीट कितना लग रहा है? हमारे पोर्शन में तकरीबन 60,000 मेट्रिक टन स्टील लग रहा है और 3,75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो एक बार फिर याद दिला दें आपको, प्रॉपर्टी प्लस में सोमवार 4:26 पर ये पूरी बातचीत आप देखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोयला खदानों की नीलामी में बोली लगाने के लिए भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय ने मुंबई में निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया है। इस मौके पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने।
हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री श्री जोशी। सर, सुबह आपने जो है एक रिव्यू मीटिंग ली, किन विषयों पर सर जो है वो चर्चा की गई और क्या रिस्पांस रहा आपका कंपनीज की? एक तो एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द महाराष्ट्र के बारे में, जितना कोल चाहिए कितना कोल उनके पास अभी है आगे 3 महीने में, क्योंकि बाद में अप्रैल मई में फिर से बारिश शुरू होता है, उसके अंदर हमको क्या क्या तैयारी करना है इसके बारे में हमारा चर्चा। सर, आप अपने स्पीच के दौरान जो है कोल गैसिफिकेशन की बात कर रहे थे, कोल गैसिफिकेशन को लेकर क्या प्लान है? एक तो कोल गैसिफिकेशन में कमर्शियल कोल माइनिंग में हमने 50% इंसेंटिव दे रहे हैं जहाँ तक रेवेन्यू शेयरिंग में है, और उसके साथ ही साथ 6,000 करोड़ भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इंसेंटिव मिल रहा है। अगर कोई गैसिफिकेशन प्लांट अगर लगाता है तो उनको 6,000 करोड़ का ओवरऑल हमने रखा है, उसमें हम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव करने का एक निर्णय किया है, उसके लिए 6,000 करोड़ हमने रखा है। बात बाजार की, लगातार चौथे दिन बाजार में नया रिकॉर्ड हाई बनाने का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 184 अंक चढ़कर 63,284 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 54 अंकों की तेजी के साथ 18,812 पर बंद हुआ। जेरोम पावेल के बयान पर ग्लोबल बाजारों में 4 चांद लग गए। इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखा। निफ्टी की शुरुआत हरे निशान में हुई। दिन के दौरान 18,888 का नया स्तर बाजार ने छुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हुई। अंत में हालांकि हरे निशान पर बंद होने में बाजार कामयाब रहा। कल की स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी जुड़ चुके हैं। संदीप सर, स्वागत। सर, बताएं कल की ये स्ट्रैटेजी। नहीं, आज भी बहुत बढ़िया मार्केट की ओपनिंग हुई। जैसा कि आपने कहा, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे। जेरोम पावेल का स्टेटमेंट से मार्केट में बहुत जोश था, और आज ऑलमोस्ट 900 के लेवल्स के आसपास जाके फिर करेक्ट हुआ है मार्केट। बट ये भी अच्छी थी कि 800 के ऊपर बंद हुआ, एक नया लेवल, नया हाई। और लास्ट में जो पीएसयूज में तेजी आई है, पीएसयू बैंक्स में, जो कि ऑलरेडी काफी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, और वो अगर आउट परफॉर्म करता तो इसका मतलब अभी भी मार्केट में बहुत तेजी बाकी है। जिस तरीके से आप एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, जिस तरीके से आज एनबीएफसीज अच्छा कर रहे थे, आईटी स्टॉक्स में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। तो ओवरऑल तेजी का माहौल बना हुआ है, और मेरे हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप, जो कि मैं कई बारों से बोल रहा हूँ कि वो परफॉर्म करेंगे। हालांकि कुछ सेक्टर के स्टॉक्स कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो बिल्कुल बने रहे मार्केट्स में और बाय ऑन डिप्स की रणनीति लगाएं। थैंक यू सो मच संदीप जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए, तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।